Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will focus on a topic consumer surplus. इससे पहले टॉपिक में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में. आज हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है. सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ भी एडिशनल वे में ऑब्टेन करते हो तो वो आपके लिए सरप्लस बन जाता है. इसी तरीके से जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से अबव जितना भी उसे ऑब्टेन होता है एडिशनल वे में उसको हम सरप्लस का नाम देते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. As per the law, as we purchase more of a commodity, its marginal utility reduces, but the price is fixed for all units of the goods we purchase. Then we get extra utility. This extra utility is consumer surplus. मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं आपको. कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ पर बेस्ड है. ये लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी को परचेज करता चला जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है. पहले के लिए ज़्यादा, दूसरे के लिए उससे कम, थर्ड के लिए उससे भी कम, फोर्थ के लिए उससे भी कम. इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है. लेकिन जो पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज कर रहा है उसका प्राइस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. दैट इज द वे. यानी कि जहां उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है वहां उसको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही होगी अगर मैं प्राइस से डिफरेंस निकालूंगा उसका. तो इस तरह से जब तक लास्ट यूनिट तक जहां तक वो कंज्यूम करना चाहता है या जहां उसकी यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाती है वहां तक जितनी भी उसको एडिशनल या एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है कंजम्पशन के साथ साथ तो हम उस एक्स्ट्रा यूटिलिटी को कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जानते हैं. ये तो बात हो गई कंज्यूमर सरप्लस की यूटिलिटी के टर्म्स में. प्राइस के टर्म्स में या मनी के टर्म्स में हम कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन कर सकते हैं. क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? मार्शल ने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी. कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे फॉर अ गुड और सर्विस एंड द टोटल अमाउंट दैट दे एक्चुअली डू पे. क्या मतलब हुआ? कंज्यूमर सरप्लस को उन्होंने डिफाइन करा था जितनी अमाउंट कंज्यूमर विलिंगनेस के साथ में और एबिलिटी के साथ में किसी गुड को परचेज करने के लिए पे करना चाहता है और जितनी अमाउंट वो एक्चुअल में पे करता है उसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जाना जाता है. क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू द प्राइस अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस द प्राइस ही एक्चुअली पेज. जितना प्राइस कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है और जितना वो एक्चुअल में पे करता है उसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जाना जाता है. एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं. मान लीजिए कंज्यूमर एक वॉच को परचेज करना चाहता है और उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो है ₹200 पर यूनिट, लेकिन कंज्यूमर उसको ₹250 पे करके परचेज करने में रेडी है. तो रेडी तो ₹250 की परचेज करने में है, लेकिन जब एक्चुअल में जब वो मार्केट गया तो उसको वो ₹200 की मिली. इसका मतलब उसका सरप्लस कितना होगा? 250 माइनस 50. इसका मतलब ₹50 क्या हो गया? उसका सरप्लस हो गया. क्लियर? अब हम इस सरप्लस को एक डायग्राम के हेल्प से भी शो कर सकते हैं. इस डायग्राम में जो कंज्यूमर सरप्लस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस. कैसे? एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और बाई एक्सिस पर प्राइस को रिप्रेजेंट किया है. दिस इज द डिमांड कर्व. ये डिमांड कर्व है. इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग इनिशियली कंज्यूमर इज रेडी टू पे ओबी प्राइस फॉर परचेजिंग ओक्यू क्वांटिटी. यानी कि ओक्यू क्वांटिटी को परचेज करने के लिए वो ओबी प्राइस पे करने के लिए रेडी है, लेकिन एक्चुअल में जब उसने फाइंड आउट किया तो इस ओक्यू क्वांटिटी को परचेज करने के लिए एक्चुअल में वो ओए प्राइस पे कर रहा है. इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियल कितना था? उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर था OBCQ, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना निकल गया है उसका? OACQ. यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा डिफरेंस? ABC.
दिस डिफरेंस विल रिप्रेजेंट कंज्यूमर सरप्लस, जिसको मैंने एरिया ए बी सी से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? एक बात और नोट कर लेते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी के प्राइस के इक्वल होगी। इसका मतलब वो उतने नंबर ऑफ यूनिट्स गुड की परचेस करेगा जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी और प्राइस कम होंगे, तो वो परचेजिंग में इंटरेस्टेड होगा। फिर एक लेवल आएगा जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाएगी, वो वहीं तक गुड्स को परचेस करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, जबकि प्राइस क्या होगा उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो वो उसको अवॉइड करेगा और वहां वो परचेजिंग को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां तक, यानी कि जहां तक उसकी मार्जिनलिटी उसके प्राइस के बराबर होती है, वहां तक उसको जितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, दैट एक्स्ट्रा यूटिलिटी इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम कंज्यूमर सरप्लस का नाम देते हैं। कंज्यूमर सरप्लस को हम एक टेबल के मीडियम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने टेबल में रिप्रेजेंट कर रखा है, यहां मैंने शो किया है नंबर ऑफ यूनिट्स को, यहां शो किया है मार्जिनल यूटिलिटी को, यहां प्राइस को, और यहां कंज्यूमर सरप्लस को। यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, यानी कि 1 से लेकर और 8 तक हम लगातार नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। फर्स्ट पर मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 30 है, सेकंड पर 28 है, थर्ड पर 26, 4 24, 5 पर 22, 6 पर 20, अप टू डैश लास्ट 8 पर 16 की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो यहां हम देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती चली जा रही हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती चली जा रही है। अब हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस तो फिक्स रहेंगे, दैट इज सपोज कर लेते हैं कि 20 रुपीज पर यूनिट उसका प्राइस है, तो 20 इज द फिक्स प्राइस। पहले यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 30 की है, प्राइस 20 रुपीज है, डिफरेंस 10, ये कंज्यूमर का सरप्लस हो गया फर्स्ट यूनिट का। सेकंड यूनिट का सरप्लस 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8, थर्ड यूनिट का सरप्लस 26 माइनस 20 इज इक्वल टू 6, फोर्थ यूनिट का सरप्लस 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, फिफ्थ यूनिट का सरप्लस 22 माइनस 22 और सिक्स यूनिट का सरप्लस 20 माइनस 20 0। यहां कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल है, यानी कि कंज्यूमर केवल यहीं तक परचेजिंग करेगा। इसके बाद क्या हो रहा है? 18 माइनस 2 हो गया और 16 माइनस 20 माइनस 4 हो गया। यहां इसकी जो सरप्लस है वो नेगेटिव में चला गया, तो केवल 6 यूनिट तक ही कंज्यूमर परचेज करेगा, इसके आगे परचेज नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इसके प्राइस के इक्वल हो रही है। ओके, यानी कि यहां तक इसका टोटल सरप्लस कितना बनेगा? टोटल सरप्लस बनेगा इसका 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 30। कुल मिला के 6 यूनिट तक वो परचेजिंग करेगा और यहां तक उसको 30 रुपीज का सरप्लस मिल जाएगा। दैट्स क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट में प्राइसेस में चेंज होता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर के सरप्लस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सरप्लस में दो फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकता है। पहला, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, जब मार्केट में सप्लाई में चेंज होता है, एंड चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, यानी कि जब मार्केट में डिमांड में चेंज होता है। तो पहला केस लेके चलते हैं, जब सप्लाई में चेंज होता है। सप्लाई में चेंज को मैंने यहां डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द डायग्राम फॉर चेंज इन सप्लाई। यहां मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पर प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। अब दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर। नाउ सपोज इनिशियली सप्लाई कर्व है S1, ये S1 कर्व इस डिमांड कर्व को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस कितना होगा? OA, और क्वांटिटी कितनी परचेस करेगा ये? OQ1, यानी कि इसका जो सरप्लस होगा वो होगा A, B और E1 के बराबर, दैट इज द इनिशियल सरप्लस। क्लियर? अब क्या होगा? इसका जो मार्केट में जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई। जब सप्लाई इंक्रीज हो गई तो हमें एक नया सप्लाई कर्व मिला, दैट इज S2 सप्लाई कर्व। ये डिमांड कर्व को E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास नया प्राइस आया, दैट इज द OC, यानी कि अब उसको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है और क्वांटिटी वो कम परचेस कर रहा है, OQ2। तो उसका जो नया सरप्लस है वो किसके बराबर होगा? वो होगा BCE2 के बराबर। क्लियर?
अगर हम देखें तो जो नया सरप्लस है यानी कि BCE2, ये क्या है? पुराने सरप्लस यानी कि ABE1 से क्या है? कम है। इसका मतलब सरप्लस क्या होगा? कम हो जाएगा जब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज होंगे और प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? अब हम बात करते हैं अगर डिमांड में चेंज होता है। तो डिमांड में चेंज को मैंने यहां डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। यहां मेरे पास एक सप्लाई कर्व है S1, इनिशियली डिमांड कर्व है D1। ये D1 कर्व और S1 कर्व E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इनिशियल लेवल पर। इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस आ गया आपके पास, दैट इज द OA, दैट इज द OA इज द प्राइस, और इसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आ गया आपके पास, दैट इज Q1। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो होगा A, B और E1। दिस इज द इनिशियल सरप्लस। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो नया डिमांड कर्व आया आपके पास, दिस इज द न्यू डिमांड कर्व D2। ये D2 कर्व इस S1 कर्व को E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका करस्पॉन्डिंग एक नया प्राइस आया, पॉइंट C आया, और क्वांटिटी आई Q2। क्लियर? अब जो नया सरप्लस है वो कितना हो गया? द न्यू सरप्लस इज CDE2, दैट इज CDE2। और पुराना सरप्लस कितना था? ABE1। जो नया सरप्लस है वो पुराने सरप्लस से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, लेकिन जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंज्यूमर का सरप्लस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी सरप्लस कम होगा, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो सरप्लस भी इंक्रीज होगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज of price on consumer surplus. Okay, thank you.